दोस्तों, देश में इतना घिनौना केस हुआ है जिसको देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन करोड़ों बहनें अपने भाई को राखी बंधन बांधेंगी उनकी हिफाजत के लिए। मगर उन बहनों का क्या जिनको रेप करके बेदर्दी से मार दिया जाता है। एक बार फिर से इस बार कोलकाता के इंसिडेंट ने दिखाया है कि हमारे समाज में औरतों और बच्चियों की हिफाजत और जस्टिस में कैसे फेल हो रहा है। दोस्तों, आपने इस केस के बारे में सुना होगा कि एक संजय रॉय नामी आदमी ने एक महिला डॉक्टर, वो भी 36 घंटे बैक टू बैक काम करने के बाद थकी हारी जब सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती हैं और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। एक डॉक्टर को कैसे बेदर्दी से रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया इस आदमी ने। दिसंबर 17, 2012 निर्भया केस, दिसंबर 18, 2020 हाथरस केस, जून 10, 2019 कथुआ रेप केस, अगस्त 23, 2013 शक्ति मिल रेप केस, अप्रैल 22, 2023 उन्नाव रेप केस। ऐसे दोस्तों न जाने कितने घिनौने केस हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जो डिटेल्स आ रही है और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही कि ममता बनर्जी ने इस केस को किस तरीके से हैंडल और मिसहैंडल किया और कवर अप करने की कोशिश की। मगर दोस्तों, आज हम ये सब पॉलिटिक्स इससे हट के ऐसे ही इस केस से रिलेटेड एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी और उसकी मेंटालिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1976 में एक PhD स्टूडेंट सैमुअल स्मिथ मैन ने एक बड़ा स्ट्रेंज एडवर्टीजमेंट लॉस एंजलिस के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। एक्चुअली ही वाज सर्चिंग फॉर अ रेपिस्ट फॉर हिज रिसर्च। ऐसे अजीब व गरीब रिसर्च का कौन हिस्सा बनेगा वो श्योर भी नहीं थे। मगर उनकी फोन का रिंग जब बजना स्टार्ट होता है, लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों ने कॉल किया उन्हें, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गर्लफ्रेंड का रेप किया था और उनमें से एक पेंटर जिसने अपने दोस्त की बीवी का रेप किया था, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर स्मिथी मैन ने अराउंड 50 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया था और एक पेपर पब्लिश किया। दोस्तों, इनकी जो फाइंडिंग मिली वो काफ़ी हद तक सेम थी मधुमिता पांडे की फाइंडिंग से। मधुमिता पांडे जब अपने रिसर्च के लिए तिहाड़ जेल में गई कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने, ड्यूरिंग हर रिसर्च शी इंटरव्यूड ओवर 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट इन तिहाड़ जेल। दोस्तों, इन दोनों डॉक्टर मधुमिता और स्मिथी मैन सैमुअल की रिसर्च में हमें यह बताती है कि जो रेपिस्ट की मेंटालिटी होती है और उनकी जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस जर्नल के जो एडिटर हैं वो भी ये कहते हैं कि हम रेप को तब तक ना समझ पाएंगे जब तक हम रेपिस्ट को ना समझ पाएंगे। दोस्तों, हम चांद तक तो पहुंच चुके हैं, मगर क्या फ़ायदा जब हम 6 बजे के बाद हम लोग घर के लड़कियों को बाहर ही नहीं भेज सकते। इन दिस वीडियो वील ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द मोटिवेशन ऑफ द रेपिस्ट, व्हाई डू दे रेप। मधुमिता और स्मिथी मैन के रिसर्च में एक चीज़ सेम थी। दोस्तों, हम रेपिस्ट को एक जानवर, एक शैतान से कंपेयर करते हैं क्योंकि कोई इंसान ऐसा नापाक और ऑफुल क्राइम कर ही नहीं सकता। पर कई रिसर्च ने कहा है कि व्हेन वी टॉक टू रेपिस्ट दे साउंड लाइक अ नॉर्मल इंडिविजुअल्स, एक साधारण इंसान के जैसे। और स्मिथी मैन और मधुमिता ने तो ये भी बोला कि जब वो रेपिस्ट से बात कर रही थी तो उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे ही लग रहे थे, जिससे वो काफ़ी शॉक थे। और बाकी के रिसर्चर्स ने भी कई ऐसी रेपिस्ट से बातें करी जिन्होंने मर्डर और रेप किया, उन्हें भी सेम फाइंडिंग मिली। दिस डजंट मीन वी शुड जस्टिफाई द एक्शन ऑफ दीज क्रिमिनल्स। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि कई रेपिस्ट को कोई तरह का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने रेप किया या मर्डर किया। मैरी कॉस, अ प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उन्होंने ये कहा कि जब वो रेपिस्ट से पूछती हैं कि क्या उन्होंने ज़बरदस्ती करी विक्टिम के साथ, तो इसका आंसर वो हाँ कहते हैं, बट व्हेन शी आस्क इफ दे रेप दे वुड डिनाई इट। और जब उनसे ये पूछा कि तुमने रेप किया तो वो मना करते हैं। डॉक्टर मधुमिता पांडे कहती हैं कि रेपिस्ट मानते ही नहीं कि उन्होंने रेप किया है, साथ ही साथ अपने जुर्म को कबूल करने और पछताने के बजाय वो ब्लेम विक्टिम पर डालते हैं। और इस चीज़ को कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। मतलब इसका मधुमिता समझाती हैं कि रेपिस्ट अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में हुआ था वो रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। दोस्तों, रेपिस्ट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और वो रिसर्च कहती है कि रेपिस्ट को कभी बुरा नहीं लगता। Jaideep Sarkar did a mental health analysis of many rapists, where he found that many rapists believe that if their semen is wasted, they would become weak, and to prevent this, a girl or woman should offer herself. Sometimes the sexual urge of a man reach a dangerous level, जिसके बाद उसको सेटिस्फाई करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। ये कई रेपिस्ट का कहना है और आप भी इसको सुनकर शॉक हो गए होंगे। दोस्तों, जब मधुमिता ने एक 49 ईयर ओल्ड मैन का इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की छोटी बच्ची का रेप किया था, उसने इंटरव्यू में कहा कि वो 5 साल की लड़की उसे भड़का रही थी
उस बच्ची का और उसके माँ का कैरेक्टर खराब था और उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने ये सब किया। और जब मधुमिता ने सवाल किया कि तुम्हें रिग्रेट है इस बात का, तो वो 49 ईयर ओल्ड आदमी बोलता है कि अब वो लड़की वर्जिन नहीं रह गई, इसका मुझे अफसोस है और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जब मैं जेल से बाहर आऊँगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। ये हमें शो करता है कि उस रेपिस्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है रेप और कंसेंट के बारे में। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। He focused more on the victim's honor rather than worrying about the pain that she must have gone through। दोस्तों एक थ्योरी है डार्विन की जिसमें रेपिस्ट किस किस रीजंस की वजह से रेप करते हैं। इस पर 2 टाइप की ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब बायोलॉजिकल या फिर इवोल्यूशनरी के वजह से एक मेल एक फीमेल का रेप करता है। According to this view, the rape is reproductive strategy by a man to ensure the continuation of their genetic material and heredity, मतलब जिससे उसका स्पर्म स्प्रेड आउट रहे और उसकी वंश जारी रहे। दूसरा ऑब्जर्वेशन सोशल और कल्चरल थ्योरी, मतलब कि रेप सोसाइटल और कल्चरल रीजंस की वजह से होता है। इन दोनों थ्योरीज का 2 अलग अलग पीओवी है। पहली थ्योरी को मानने वाले ये सोचते हैं कि सारे मेल जानवर के जैसे होते हैं और ये बायोलॉजिकल थ्योरी है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एक मेल अगर बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से रेप करता है तो सारी कंट्रीज में कम और ज़्यादा रेप क्यों होते हैं। बिकॉज इफ रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस आर नेचुरल थिंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो हर कंट्रीज में रेप रेट सिमिलर होता। वहीं दूसरी थ्योरी का मतलब ये है कि एक रेपिस्ट अपनी सराउंडिंग और एक गंदे माहौल की वजह से बनता है। रिसर्च के हिसाब से डिफरेंट टाइप के रेपिस्ट होते हैं, उसी हिसाब से ये थ्योरी भी उन पर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट, इस कैटेगरी में रेपिस्ट सिचुएशन फैक्टर्स के वजह से रेप करते हैं। इफ़ वुमेन डिनाइज हैविंग कंसेंशुअल सेक्स, और जैसे वो ये सोचते हैं कि जैसे वो औरत और उसका परिवार वाले रेप के बाद कुछ नहीं करेंगे, और ऐसे केसेस में सोसाइटिकल फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों बायोलॉजिकल थ्योरी पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है, मगर सोसाइटिकल थ्योरी पर काफ़ी रिसर्च और सल्यूशन के बारे में बातें हुई है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है। दोस्तों आज भी कई बार लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है, पर अगर वो बड़ी हो जाती हैं तो दोनों में एक अंतर रखा जाता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को और हमारे सोसाइटी को एक बार में बदला नहीं जा सकता। एंड व्हाट डज सोसाइटी इंक्लूड, इसमें हम हैं, हमारा स्कूल, हमारे लोग जिनके साथ हम रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी मूवीज़ जो हम देखते हैं। जब तक इन सारी चीज़ों में चेंजेस और रिफॉर्म नहीं होगा तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता।